नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और लगातार कवरेज 5 राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान। बंगाल में 8 चरणों का चुनाव कार्यक्रम और चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होते ही विवाद भी शुरू। ममता बनर्जी का कहना कि आखिर 8 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव क्यों हो रहा है। आज पूरे दिन हमारे साथ एक के बाद एक लगातार खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस स्पेशल कवरेज के दौरान। और इस वक्त मेरे साथ आ रहे हैं खास मेहमान केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। स्वागत है बाबुल सुप्रियो आपका आज तक पर। डेट शीट आ गई है। एग्जाम के पहले जब डेट शीट आती है तो पेट में गुदगुदी होती है, आपको हो रही है कि नहीं? बिल्कुल नहीं हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। देयर एक्चुअली आई वुडंट से बटरफ्लाइज इन द स्टमक, बटरफ्लाइज देयर इन आवर माइंड। हम लोग बहुत खुश है कि बंगाल में 8 फेज में चुनाव हो रही है। और जैसे आपका बंगाल का आप शेप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह जाने में ट्रैवल टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो ये 8 फेज में ममता बनर्जी ने जो इसके पहले चुनाव में जिसे आप लोगों ने हमेशा ये दिखाया और लोगों ने दुनिया भर में लोगों ने देखा कि बंगाल एक कैसा एक क्या शर्मनाक चेहरा लेती है चुनाव के दिन में। जो सीपीएम ने किया था उसके बाद ममता दीदी ने पिछले 10 साल में उसको किस हद तक जो है लेके गई है। डेमोक्रेसी का किलिंग होता है ऑन द डे व्हेन वी आर सपोज्ड टू सेलिब्रेट डेमोक्रेसी। तो आज ममता दीदी जो भी कह रही है, योर विनर इज द विनर बिफोर ही हैज वन, अ लूजर इज अ लूजर बिफोर ही और शी हैज लॉस्ट। तो ये सब सारी फ्रस्ट्रेशन की बात है। और अच्छे स्टूडेंट होते डेमोक्रेसी के तो हो सकता है 2 फेज में होता। बुरे स्टूडेंट है उसके सारे निगाहें जो है उन पर टिकी हुई है, बिकॉज आपने नजर हटा लिया तो वो चीटिंग शुरू कर देगी। तो यही है जो अभी आप ममता दीदी का देख रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन की भाषा है। और हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लोग खुश है। मैं सड़क पे था परिवर्तन यात्रा में, 5 बजे के बाद ममता दीदी की जो पुलिस है वो ममता दीदी के कमेंट्स नहीं लेंगे। इसी चीज को लेके लोग कितने टिप्पणी कर रहे थे और क्या खुशी जता रही थी, मना रही थी, ये मैंने सड़क पे देखा है। तो अगर मेरे चेहरे पे खुशी है, रौनक है, तो उसी वजह से। लेकिन बाबुल, आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि जब तमिलनाडु में भी इतना बड़ा स्टेट और इतनी ही लगभग सीटें होने के बावजूद एक फेज में चुनाव हो सकता है, तो बंगाल में 8 फेज क्यों? इसलिए कि बीजेपी ने मांगे थे 8 फेज? नहीं, आप बाकी बंगाल के बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है सबके आप वो देख लीजिए, आप सबका रिएक्शन देख लीजिए। भले वो लेफ्ट हो, भले कांग्रेस हो, सब ये इसे जो है वेलकम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई 10 और 12। कांग्रेस नेता को तो मैं थोड़ी देर पहले कहते हुए सुना कि 10 या 12 फेज में भी अगर चुनाव हो तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं थी। इसलिए क्योंकि हमने इलेक्शन कमीशन ने हमने जरूर ये अर्जी रखी थी, क्योंकि हमने देखा हिस्ट्री शुड नॉट रिपीट इटसेल्फ व्हेन इट कम्स टू बंगाल। जो हमने देखी है डेमोक्रेसी के बारे में कैसे चीजें हुई है, तो वी वांटेड दैट। और अब जो है हर जगह पे, हर बूथ पे जो है निगाहें रहेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगे। कम से कम लोग बूथ में जाके अपना फंडामेंटल राइट कम से कम पोल तो दे पाएंगे, वोट तो दे पाएंगे। ये सुनिश्चित करना देश का सरकार और इलेक्शन कमीशन जो एक डेमोक्रेसी का पिलर है, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी था। और उसलिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज, लोग भी बंगाल में बहुत खुश है कि ऐसा होने जा रहा है। अभी तक मैंने 2 ही सवाल पूछे और दोनों में आपका जोर इस बात पर रहा कि चुनावी हिंसा बहुत है पश्चिम बंगाल में और इसका इतिहास इसकी तस्दीक करता है, इसकी पुष्टि करता है। 50 बड़े ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिनके लिए विशेष सुरक्षा का इंतजाम किया गया है चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन आपका जो आम कार्यकर्ता है उसके लिए कोई स्पेशल आर्मर बनवा रहे हैं, कोई कपड़ा ऐसा डिजाइन करवा रहे हैं जिसपे चोट ना लगे, कोई कवच बनवा रहे हैं, कैसे उतारेंगे उसको मैदान में? सब मैदान में उतरे हुए हैं, जो कैप्टन्स है, जो एक इलाके में अपने सारे कार्यकर्ता का मनोबल को ऊपर रखते हैं, जो उन्हें भले वो वोकल टॉनिक हो, साथ में रहना हो, रात भर उनके साथ, मतलब एक शक्ति देने के जो काम है। वैसे नेता जो बड़े नेता है तो लिहाजा उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दिया गया है। मैं इसमें कुछ गलत नहीं पाता हूँ। मेरे ख्याल से वही लोग हैं, वही लीडर्स हैं जो अपने सारे कार्यकर्ता को जो है उन्हें सेफ रखते हैं। और आपको एक चीज और भी बता दूं कि लीडर्स जो है सड़क पे अकेला घूमते नहीं है। उनके साथ जब बहुत सारे कार्यकर्ता रहते हैं और जब उनके साथ सुरक्षा बल होते हैं, सिक्योरिटी होता है, तो आई थिंक दो सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ अगर हो तो वो पूरे इलाके का नजर रखते हैं, पूरे उस जगह का नजर रखते हैं। अगर लीडर के ऊपर कोई हमले हो तो वो
हाथ के बाहर ना चले जाएं, वो सारी चीजें वो ध्यान रखते हैं। तो आई थिंक दैट इसको लेके कंट्रोवर्सी जिसको करना है करें, लेकिन आई थिंक दैट बंगाल में किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा फायदा किसी बीजेपी नेता को नहीं दिए गए हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 130 से 135 बीजेपी के कार्यकर्ता को तृणमूल कांग्रेस के गुंडे ने दीदी के निगरानी में कभी उन्होंने चुप्पी साधी है, कभी उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया है कि उनकी जान चली गई है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी तरीके का कोई नतीजे में हम पहुंचे नहीं कि कैसे इनके हत्या हुई है। उल्टा जो है, हाँ बोलिए जी, आप बोल लें, अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं सवाल पूछता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए परिवर्तन की बात कर रहे थे दीदी, खुद सबसे ज्यादा परिवर्तित हो गए। ममता नाम है उनकी, निर्ममता जो है उनका यूएसपी रहा है। उनकी पुलिस बोलिए, एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए, सबका पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। जो पॉलिटिक्स में है उनका करप्शन, उनका कंप्लीट क्रिमिनलाइजेशन हो गया है। और आम जनता जो है, इस चारों तरफ जो आप खुशी देख रहे हैं, ये जो आप जश्न देख रहे हैं, जहां पे भी हमारे जुलूस निकल रही है, वो लोगों की, सब लोग तो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं जो भी उस जुलूस में है, आम जनता की खुशी है। वो एंटी इनकम्बेंसी, दीदी के खिलाफ गुस्सा, वो किस हद तक पहुंच गया है, वो 2 मई को जब नतीजे आएंगे आपको पता चलेगा। लेकिन इस पूरे चुनाव प्रचार में, क्योंकि आपकी पार्टी हमेशा से नरेंद्र मोदी के नाम को आगे लेकर रखती है, लेकिन इस बार अमित शाह ने जितने दौरे किए हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बार बंगाल का चुनाव जो आप परिवर्तन का नारा दे रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके भरोसे पर परिवर्तन का दावा कर रहे हैं, या अमित शाह की नीति, उनके इलेक्शन मैनेजमेंट के भरोसे पर परिवर्तन का दावा कर रहे हैं? देखिए, सड़क पर जो आम जनता है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अमित शाह जी जो है वो होम मिनिस्टर है, देश के होम मिनिस्टर है। तो ऑब्वियसली जब वो सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे तो होम मिनिस्टर का क्या भूमिका रहती है, वो एक राज्य में चुनाव हो रही है, उसमें कितना उन्होंने निगरानी रखी है, क्या उसके बारे में वो बंदोबस्त कर रहे हैं। होम मिनिस्टर होने के नाते ये निगाहें तो ये नजर तो अमित शाह जी के पास जरूर रहेगा। ये अलग बात है कि वो हमारे पार्टी के एक आला जो है सुप्रीम, एक आला हमारे लीडर हैं, जिनकी मार्गदर्शन और एक्सपीरियंस हमें बहुत जरूरत है। ये बंगाल की इस धरती को मैं क्या कहूँ, उसमें जो हमारा जो ट्रेडिशन है, जो बंगाल लिटरेचर, संगीत, एक से एक बड़े बड़े साइंटिस्ट, लिटरेरी वर्क्स, फिल्म मेकर्स, इन सब लोगों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब से चुनाव देखिए ऐलान हुआ है, ये हमेशा बंगाल सिर्फ वायलेंस के लिए, या ममता दीदी के अपशब्द, कुशब्द, क्या कितना खराब शब्द एक चीफ मिनिस्टर यूज कर सकती है, उसी बातों के लिए सुर्खियों में रहे, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। 2011 में 6 चरणों में बंगाल का चुनाव हुआ था, तब ममता बनर्जी ने उसका स्वागत किया था। अब उनकी पार्टी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि केंद्र की सरकार पे भरोसा नहीं है, इनके तौर तरीके ठीक नहीं है, और बंगाल का माहौल बीजेपी के आने के बाद से ज्यादा खराब हुआ। ममता दीदी को कहने दीजिए, आप बस चंद 1-2 महीने रह गए, मतलब क्या बताऊं आपको। इसके बाद रोहित जी, आपको ममता दीदी क्या कह रही, मैं तो ये कहूंगा कि ममता दीदी को नंदीग्राम में पहले लड़ाई करने का वो साहस तो दिखाए, कंफर्म करे कि नंदीग्राम में वो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और अपनी इलाका जो भवानीपुर है, देखते हैं कि वो दोनों सीट से लड़ने वाली स्थिति पैदा करते हैं कि नहीं, या उनको कॉन्फिडेंस है कि एक ही जगह से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। मैं तो कहूंगा कि ममता दीदी जैसे डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिशियन को ऑपोजिशन में भी नहीं रहना चाहिए। अगर वो ऑपोजिशन में भी रहें तो वो बहुत मतलब डिस्ट्रप्शन करके अपना जो असेंबली जो है उसको चलाने में काफी तकलीफें पैदा कर सकती है। तो ममता दीदी का जो पॉलिटिक्स है वो बंगाल से इरेडिकेट होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आपको कहां से आ रहा है? 2016 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें 3 सीटें मुश्किल से आपकी, अचानक ऐसा क्या बदल गया है कि इस बार अमित शाह से जितनी बार पूछा जाता है वो कहते हैं 200 पार, और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि बस कुछ ही दिन की बात है? बस डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बताइए? लोग है ना, लोगों का मत जो है वो मेन है ना। तो द ओल्ड ऑर्डर हैज टू चेंज, यील्डिंग प्लेस टू द न्यू। और अगर वो ओल्ड ऑर्डर इतना भयंकर हो, अगर परिवर्तन का संज्ञा इतना खराब हो, अगर उन्नयन यानी कि डेवलपमेंट का डेफिनेशन ये हो कि दीदी के इर्द गिर्द में जो गुंडे रहते हैं उसमें से कोई कहें कि हर मोहल्ले के मोड़ पे हमारे उन्नयन खड़ा रहेगा मुंह पे सफेद पट्टी बांध के, यानी कि गुंडे घर पे कोने में खड़े रहेंगे मोहल्ले में, आप घर से वोट देने के लिए निकलेंगे तो आपको चिन्हित किया जाएगा और मालूम नहीं आपके साथ क्या होगा। आपको बताओ रोहित जी, आप हैरान हो जाएंगे। मालूम नहीं बिहार यूपी के खराब समय में, मैं तो पॉलिटिक्स में था नहीं,
क्या वहां पे ऐसा होता था कि नहीं? सफेद कपड़े जो विडोज के ड्रेस होते हैं, वो सफेद कपड़े लोगों के घर पे साथ में मतलब 80-90 घर पे रात को सफेद कपड़े रख दिए गए हैं कि आप अगर कल सुबह घर से वोट देने निकलेंगे, आपके लोग भी अगर निकलेंगे, मर्द भी निकलेंगे, तो आपकी क्या हालत हो सकती है? आपके बीच 2 बजे 3 बजे कुछ भी नहीं, दरवाजे में खटखटा के कुछ ना कुछ बोल के चले। आप बंगाल में क्या चीजें, ऐसी धमकी तो दिलीप घोष ने भी दी है इस बार कि अपने बेटों को देखना है वापस, तो ध्यान रखना थोड़ा। अगर आप एक राज्य में एक रोज आप देख रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता के ऊपर एकदम पुलिस जो है, जिनको जो लॉ एंड ऑर्डर का क्या बोलूं, दे आर द वंस हु शुड टेक केयर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रादर वो एकदम ममता दीदी के कार्टर जैसे काम कर रहा है, तो कभी कभी गुस्से में कुछ चीजें निकल जाती है। लेकिन जो मकसद है, जो नियत है, या जो कहना चाहते हैं, वो यही है कि जो अत्याचार है ममता बनर्जी, उसके खिलाफ हम जरूर लड़ेंगे और बदल जरूर होगा, और जो बदल करवाएंगे लोग, वही सबसे बड़ा बदलाव होगा। रोहित जी, ये भी मैं आपको बता दूं, आप लोकल चैनल्स, लोकल मीडिया भी देखते होंगे वहां का, जहां अभी कुछ सर्वेज हो रहे हैं, क्या आपको इस बात का एहसास या इस बात की कमी महसूस नहीं होती कि आपके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है? क्योंकि पॉपुलैरिटी ग्राफ ममता बनर्जी का कम नहीं है, ऐसा लगता है उन सर्वेज को देख के। नहीं, वो सर्वेज आप मत देखिए। सर्वेज जो है, आपको भी मालूम है कि उसे भी जो सर्वेज जो है, असली सर्वे तो डेट अनाउंस हो चुका है ना, तो हम उसी सर्वे पे जाएंगे। एग्जिट पोल जो है इस बार सही में दीदी का एग्जिट पोल होगा, वही है। तो बाकी दीदी जो है करोड़ों रुपया का एड्स देते हैं कई सारे चैनल्स को, तो आप मीडिया के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे मैं वो मतलब, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट पे किस तरीके का नतीजे बाहर दिखाया जाता है, वो हम पहले भी देख चुके हैं बंगाल में। इसके पहले भी जब हमने कहा था कि हम 21, जब अमित शाह जी ने कहा था कि हम 22 सीटें जीतेंगे, तो क्या टीवी में दिखाया गया था और एग्जिट पोल में क्या दिखाया गया था, और अल्टीमेटली हमने कितने जीते, वो सबको मालूम है 2019 में। लेकिन दादा, आप किसी का नाम तो बताएंगे ना उनको कि ममता दीदी हटेंगी तो हमारी सरकार आने पर ये आदमी आपका नेता होगा, ये सीएम होगा, या केवल इसलिए लोग वोट कर देंगे आपको कि आप ये बता रहे हैं उनको, अब जो अगला सीएम होगा वो जय श्री राम बोलने से चिढ़ेगा नहीं? आप समझ लीजिए, हर सीट में, हर जगह पे लोग नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए वोट देंगे। हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बन के अलग अलग जगह से, माने जो भी असेंबली वोट्स लड़ेंगे, अलग अलग जगह से लड़ेंगे, लेकिन हर जगह पे लोग नरेंद्र मोदी जी की उन्नयन, नरेंद्र मोदी जी की गुडविल, नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विश्वास, उसी चीज पर, उसी अहम मुद्दों पर वोट देंगे जिससे बंगाल को वंचित रखा गया है। क्या वो लिस्ट तो उनको पेट्रोल का दाम नहीं चुभेगा? अब जब वोट सिर पे है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो रहा है, क्या उनको पेट्रोल का दाम नहीं चुभेगा? क्या उनको गैस सिलेंडर का दाम नहीं चुभेगा? बिल्कुल चुभेगी, लेकिन उसके बारे में सरकार जो है शॉर्ट टर्म, ममता दीदी ने शॉर्ट टर्म एक कुछ किया है ना इलाज, उन्होंने 1 रुपया कम किया है। अभी जो भी अभी पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल मार्केट में कोविड की वजह से और बाकी सारे जो अनरेस्ट की वजह, थोड़ा सा अनरेस्ट की वजह से जो डिमांड है उससे सप्लाई काफी कम हो गई है, और उस वजह से जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है उसको बहुत ही सिंसियरिटी के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है उसे ढूंढ रही है। ये ममता दीदी तो इमामों को हाथ में भाता, किसी को हाथ में पैसा, ऐसे करके तो उन्होंने 10 साल चलाई है। 1 रुपया उन्होंने पेट्रोल का दाम घटाई है। अगर उनको सही में कुछ करना था, चलिए मैं उसको भी वोट का गिमिक नहीं कहता, 5 रुपया कम कर देते, 7 रुपया कम कर देते। स्टेट गवर्नमेंट सीधा टैक्स लेती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, ये तो ऐसा तो नहीं है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो कम कर देते। वो नहीं किया उन्होंने। उनको करोड़ों रुपया, 100 200 करोड़ रुपया क्लब्स को देना है। आप देखिए ये वोट आने से 2 महीने में उन्होंने क्या क्या पीआर एक्टिविटीज किया है और कितना करोड़ों रुपया उन्होंने उसके ऊपर खर्चा किया। आप आके देखिए, हर हफ्ते ऐसा लग रहा है कोई पीआर एजेंसी, एड एजेंसी चल रही है। हर हफ्ते कोई नया टैगलाइन, कोई नया, और उसी का मतलब अगर आप बोले कि पढ़ाए समाधान, यानी कि हर मोहल्ले में सॉल्यूशन निकाला जाएगा, तो वो पढ़ाए समाधान कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन उसी टैगलाइन का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको एक पेपर में निकाल दूंगा, एक दिन में 2.5 करोड़ रुपया का सरकारी ऐड दिए गए हैं। मैं आपको पूरा 20 दिन का, पिछले 1 महीने का मैं आंकड़ा दे दूंगा। बताइए कौन से दिन में आप मुझे 10 मिनट टाइम देंगे, लेकिन मैं आपको सारा का सारा दिखा दूंगा कि कितना पैसा। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन विपक्ष तो आपकी केंद्र सरकार के भी विज्ञापन का डेटा लेके बैठता है, पहली चीज। दूसरा,
जब प्रधानमंत्री वहां जाके कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो रोजगार युक्त और विकास युक्त बंगाल होगा, तो लोग पूछते हैं ना कि बिहार में आपने कितने रोजगार दे दिए अभी सरकार आने के बाद, या वैक्सीन लगाने की बात होगी तो वहां कितने लोगों को वैक्सीन लग गया। पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है पूरे पूरे दिन, मोदी जी रोजगार दो। वो कौन लोग हैं? वो देखिए, ट्रेंड बहुत सारे चीजें होती है, लोगों को सवाल पूछने का अधिकार जरूर है। कोई सरकार की कोई भी चीज में, कोई भी नीति में अगर किसी को या परफॉर्मेंस में किसी भी चीज में अगर कोई सवाल करना है तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे लोग कर सकते हैं। और लेकिन एक चीज देखने वाली बात ये होता है कि क्या आपकी नीति को लेके विरोधी जो है वो कई बार ऑपोजिशनिज्म जिसको बोलते हैं, ऑपोजिशनिज्म, हाँ ये निकल गया से, तो ये उसको उनको करना ही है, इसलिए वो उसका आलोचना करते हैं। लेकिन क्या नीति आपका ठीक है, नीति को लेके आप डिस्कशन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं वो गलत है, क्या सरकार की नीयत खराब है? यहीं पे मैं आपको बोल रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में है उनकी नीयत खराब नहीं है। बंगाल में जो सरकार दीदी की है उनकी नीयत ही खराब है। आम आदमी ये पूछ रहा है, साहब महंगाई मुझ पर भारी पड़ रही है, रोजगार लोगों का जो कोविड में गया वो वापस मिलेगा, कब मिलेगा उसकी कोई गारंटी सामने नजर नहीं आ रही है। आपकी नीयत अच्छी का वो क्या करे, आपकी नीति अच्छी का वो क्या करे जब उसकी खुद की हालत बिगड़ती जा रही है लगातार? नहीं, लेकिन ये कोविड का जो चैलेंज है, आप तो ये मानते हैं ना कि पूरी दुनिया में इंडिया ने जिस तरीके से 135 करोड़ लोगों का जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में हमने जिस तरीके का कोविड को जिस तरीके से संभाला, ये पूरी दुनिया में इसका सराहना की जा रही है। तो आप जरूर मानेंगे ना, ये भी आप मानेंगे कि जो आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी ने की है, हमारे देश के ये जो प्राइवेटाइजेशन को लेके इतने सवाल लोग उठाते हैं कि लोग भूल गए हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो भी कितना अहम जो है पार्ट प्ले करते हैं हमारे देश के लिए। ये जो सारे वैक्सीन बने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने बनाया, और हम आज की तारीख में देखिए, हम दूसरे बड़े कंट्रीज को जो है हम वैक्सीन भेज रहे हैं, और अलग अलग प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स हमें धन्यवाद दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि क्या कोविड का जो एक इसको आप इंश्योरेंस के तौर पे अगर देखेंगे तो एक्ट ऑफ गॉड ही है ना। ये तो कोई मैनमेड सिचुएशन हो सकती है, डेफिनेटली होगा भी, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन कोविड का सिचुएशन एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। द गवर्नमेंट इज डेफिनेटली हैंडल्ड दैट वेरी वेल। आपको आलोचना करना है, यस, आपको बहुत सारे मुद्दे मिल सकते हैं, आलोचना तो हो ही सकती है कोई भी चीज के लिए। हाँ, अच्छी फिल्मों का भी आलोचना होता है कोई भी एक एंगल को लेके, लेकिन यू हैव टू एडमिट दैट मोदी जी हैज हैंडल्ड इट वेरी वेल। सो सबको, एवरीवन हैज गॉट द ब्रांड। सरकार ने इतना खर्चा किया है ये कोविड को हैंडल करने के लिए। 80 करोड़ लोगों को इतने महीनों तक जो है, एक ऑलमोस्ट 10 महीने 1 साल तक फ्री में खाना देना। और ये ममता दीदी का देखिए, क्यों मैं बोल रहा हूँ नीयत खराब है, उसी फूड ग्रेन्स पे भी उन्होंने चोरी की है। इसी टाइम पे आयुष्मान भारत उन्होंने होने नहीं दिया। इसी टाइम पे प्रधानमंत्री किसान निधि जो 12,000 रुपया लोगों को मिल सकता था, वो उन्होंने लोगों तक पहुंचाया नहीं। तो ये क्या है? ये तो सीधा संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का तौहीन है। फेडरल स्ट्रक्चर इज व्हाट वी टॉक अबाउट, सेंटर एंड स्टेट शुड वर्क टुगेदर। तो सिंपल सी बात है। लेफ्ट, देखिए एक लास्ट लाइन, लेफ्ट वाले जो है उन्होंने भी 34 साल केंद्र से झगड़ा किया है। इस सफर किसने किया? लोगों ने। 10 परिवर्तन का वादा करके, उन्नयन का वादा करके दीदी आई थी। हाँ, क्या उन्होंने कहा था कि लेफ्ट में आपने जो देखा है हम उसको बदल डालेंगे? उन्होंने क्या बदला? 1,90,000 करोड़ का जो डेट लेफ्ट छोड़ के गई है, आज दीदी ने उसको ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। और जो अगर आप इसकी बात करें तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पे दीदी ये कह सकती है कि मैं अच्छे नियत से, हर जगह में ये कहानी चलती कि दीदी पे हवाई चप्पल पहन के घूमते हैं और उनके भाई भतीजे जो है करोड़पति है। ये भी तो आम सब लोगों को मालूम है। आखिरी सवाल है मेरा, मौका आएगा तो सीएम बनेंगे आप? अभी मैं आईआईटी, आप तो मुझे आईआईटी के ऊपर आईआईटी एग्जामिनेशन के पेपर सब देने वाले थे, अचानक आप मेडिकल का सवाल करेंगे तो मैं कैसे जवाब? ये मेडिकल का सवाल नहीं है, ये तो सामान्य सवाल है। जो भी कार्यकर्ता, और बीजेपी में तो आप लोग कहते हैं ना कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर आदमी कोई भी बन सकता है, तो जो कार्यकर्ता पूरी ताकत से प्रचार कर रहा है और आज से नहीं पिछले 4-5 साल से कर रहा है, उससे ये सवाल तो पूछा ही जा सकता है। यही तो बीजेपी की खूबी है कि यहाँ पे एक साधारण कार्यकर्ता जो है वो भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। ये डायनेस्टी पार्टी नहीं है, इसमें नेपोटिज्म नहीं चलता है जहां तक चेयर की बात है।
तो हर कार्यकर्ता जो है जो अच्छा काम करेंगे वो बन सकते हैं सीएम। तो ये सवाल मैं अपने आप पे नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि नेटवर्क सही में बहुत खराब है। मेरा जवाब कहीं तरोड़ मरोड़ के आया तो फिर इसके जो है नतीजे कुछ और निकल नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक सुनाई दे रहा है। आप हाँ या ना जो भी कहेंगे वो दोनों ठीक से सुनाई देगा। तो मैं देखिए हाँ या ना कहना ये भी एक डिसीजन है। तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये बोलूंगा कि बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता जो है सीएम बन सकती है। तो मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, तो बस इतना ही जवाब दूंगा, उससे ज्यादा मत बुलवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबुल सुप्रियो आपका आज तक पर आने के लिए, साफगोई से अपनी बात रखने के लिए। बाबुल सुप्रियो कह रहे हैं कि परिवर्तन इस बार तय है और बहुत ज्यादा समय ममता बनर्जी को नहीं मिलने वाला है। जनता बदलाव का मूड बना चुकी है, ये बीजेपी दावा कर रही है।